सूचना संपर्क कार्यालय सुपौल के द्वारा बहुत एक अच्छी पहल है कि चारों तरफ ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV वायरस के बारे में गवर्नमेंट की भी एडवाइजरी जारी हो चुका है। तो कैसे लोगों को जागरूक करें, लोगों के बीच में इस वायरस से संबंधित जानकारी को कैसे साझा करें, शेयर करें, इसी के तहत मैं आज आपसे HMPV वायरस के बारे में, क्या यह वायरस क्या है, इसके द्वारा अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट में क्या सिम्टम्स आता है, कैसे ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलता है, साथ ही ये जो इन्फेक्शन है इसमें क्या डायग्नोसिस के प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट का क्या प्रोटोकॉल है, साथ ही इसके लिए जो प्रिवेंशन है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे इससे बचा जा सकता। तो इस पूरे सेशन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस क्या है, इससे कैसे इन्फेक्शन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी इन्फेक्शन एक से कैसे दूसरे में फैलता है, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे क्या लक्षण है, जांच लैब टेस्ट पॉसिबल है क्या, ट्रीटमेंट के क्या प्रोटोकॉल है, प्रिवेंशन के क्या प्रोटोकॉल है। तो आप मेरे साथ बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानकारी आपसे साझा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली बात कि ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस क्या है। देखिए, वायरस के बारे में बड़ी ही बेसिक बातें क्या हैं। जिस प्रकार अगर अभी बात करें तो सर्दियों के दिनों में सारे लोगों ने मोटे कपड़े पहने होंगे। हो सकता है कोई लेदर का जैकेट पहना हो सकता है कोई वुलन कोट पहना हो सकता है कोई स्वेटर पहना हो, लेकिन कॉमन बात क्या है कि चारों तरफ से ये किससे कवर है, चारों तरफ से लोग एक मोटे कपड़े से अपने शरीर को कवर किए ठंड से बचने के लिए। इसी प्रकार वायरस भी अपने चारों तरफ से एक प्रोटीन के लेयर से घिरे होते हैं। चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस वायरस हो, चाहे ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस हो, सारे वायरस चारों तरफ से प्रोटीन के कोट से कवर होते हैं। लेकिन जिस प्रकार मैंने कहा कि स्वेटर में किसी का लेदर का यूज हुआ है, किसी के स्वेटर में वुलन का यूज हुआ है, किसी के अलग तरीके के कॉटन्स का यूज हुआ होगा, सिमिलरली वायरस का प्रोटीन तो बना है लेकिन उसका अरेंजमेंट, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसके चारों तरफ के बनावट में अंतर होता है। अब जब वायरस के अंदर चलते हैं तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जिस प्रकार इंसान का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है जो उसकी पहचान है, आप अपने पेरेंट्स का पैटर्निटी का पता करते हैं हम डीएनए के द्वारा, उसी प्रकार वायरस का भी पहचान है उसका जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरस के पास उसका पहचान जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ वायरस के पास उसका पहचान जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। तो ये जो वायरस है जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। ये वायरस एक प्रकार का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। अब जब आरएनए वायरस के बारे में बात करते हैं तो तुरंत याद आ जाता है अभी कुछ ही दिन पहले कोविड वायरस, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस था। इससे पहले जो काफी दिनों से चलता आ रहा है कौन सा वायरस, HIV वायरस, वो भी आरएनए वायरस है। तो ये जो आरएनए वायरस है, चाहे वो हम बात करें HIV वायरस के बारे में, चाहे वो हम बात करें जो हम लोगों ने डिटेल में देखा था, काफी लोग परेशान हुए थे, पेंडेमिक के कैटेगरी में रखा गया था, कोविड वायरस की बात करें, या फिर आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में बात करें, ये भी क्या है, आरएनए वायरस है। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार हर एक का एक कैटेगरी दिया जाता है, तो ये पैरामिक्सोवेरिडी फैमिली का वायरस है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मेटा न्यूमो वायरस जीनस के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये तो मैंने बेसिक बात कहा, एक परिचय कराया आपसे कि ये वायरस है, चारों तरफ से प्रोटीन से घिरा हुआ है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इसके साथ ही मैंने आपको कहा कि ये पैरामिक्सोवेरिडी फैमिली का है, इसके साथ साथ मेटा न्यूमो वायरस जीनस का। ये तो साइंटिफिक बातें, विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ बातें कहा मैंने आपसे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, 2001 में नीदरलैंड में इस वायरस के बारे में जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं के बारे में सबसे पहले आता है कि 2001 में ही इसके बारे में चर्चा किया गया। इसका जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है की डिस्कवरी 2001 में नीदरलैंड में हुआ।
अब बात करते हैं, अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में जो लेट विंटर है और जो अर्ली स्प्रिंग है, उसमें इस वायरस का खतरा ज्यादा होता है। यानी जब ठंड, आप देख रहे हैं अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, आज जनवरी का 8 तारीख है, और आप देख रहे हैं कि आपको कानों में कहीं ना कहीं आपने जरूर सुनाई दिया होगा कि सरकार लोगों को अवेयर कर रही है, सरकार एडवाइजरी जारी किया है अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक, कि लोगों को जागरूक किया जा सके, ह्यूमन मेटानिमो वायरस के तहत के बारे में बताया जा सके। इसी के तहत हम भी आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसी के तहत जिला जो सूचना जनसंपर्क कार्यालय सुपौल है, वो भी आपको इसी के बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि कैसे आप ह्यूमन मेटानिमो वायरस से बचें। तो मैंने कहा कि ठंड में जो लेट का समय है, लेट जो विंटर है, अर्ली स्प्रिंग है, उसमें इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो ज्यादा होता है। अब इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस किस चीज को प्रभावित करता है। तो जिस प्रकार कोविड के वायरस में हम लोगों ने देखा था कि क्या था, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट कर रहा था। सिमिलरली ये जो वायरस है, ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, ये भी इफेक्ट करता है किसको? ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, ये भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कौन लोग रिस्क पे हैं, किसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे हैं और जो ओल्ड एज के इन द सेंस जो 60 प्लस है, इसके साथ ही जिनको कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे किसी को डायबिटीज है, या फिर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर कोई कैंसर के पेशेंट है, या फिर कोई HIV के पेशेंट है, तो ऐसे लोगों में और ज्यादा खतरा होता है, ऐसे लोगों में और दिक्कतें आती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कहा कि जो बच्चे हैं, साथ साथ जो 60 साल से उम्र के ज्यादा के लोग हैं, इसके अलावा मैंने कहा जिनको क्रोनिक डिजीज है, जिनको कैंसर है, कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित है, या फिर किसी को डायबिटीज है, या फिर कोई HIV के पेशेंट है, या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोगों को खासकर ज्यादा अवेयर रहने, ज्यादा जागरूक रखने की बहुत जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यंग एज को यह प्रभावित नहीं कर सकता, ये यंग एज को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन चूंकि यंग का रोग प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी मजबूत होता है, तो इसीलिए ये जो ज्यादा टारगेट करता है वो बच्चों को करता है और ओल्ड एज को करता है। तो पहला जो हमने क्वेश्चन आपसे चर्चा किया कि ये वायरस क्या है, तो मैंने बताया आपको कि ये वायरस ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक प्रकार का RNA वायरस है। इसके साथ साथ मैंने कहा कि पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का है। फिर मैंने आपसे बताया कि ये जो वायरस है, जिस प्रकार कोविड-19 वायरस के बारे में हमने चर्चा किया था कि ये लंग्स को इफेक्ट करता है, सिमिलरली ये वायरस भी जो है आदमी के जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करता है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि किसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो जो बच्चे हैं और जो 60 साल के उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं, उनको ज्यादा सजग रहना है, उनको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि रोग प्रतिरोधी क्षमता अगर कमजोर होती है तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। मैंने आपसे जिक्र कहा कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के, जो कैंसर के, जो HIV के, जो डायबिटीज के, ये सारे जो भी लोग हैं, उनको और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है, एक से दूसरे में ये वायरस कैसे फैलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर से मैं चलता हूं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, जैसे कॉमन कोल्ड की बीमारी है, जैसे जब भी कभी इन्फेक्टेड पर्सन, जो संक्रमित व्यक्ति है, वो जब खांसता है, जो वो छींकता है, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में, एयर में वो ड्रॉपलेट्स आ जाता है, वो जो वायरस है वो वायरस एयर में आता है, और फिर अगर कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है, श्वसन लेता है, तो श्वसन के द्वारा उसके लंग्स तक पहुंचता है। तो एक तो माध्यम ये हुआ कि ड्रॉपलेट्स के द्वारा, यानी जो पर्सन इन्फेक्टेड है वो जब खांसता है, वो जब छींकता है, तो वातावरण में ड्रॉपलेट्स आता है और उससे एक से दूसरे को इन्फेक्शन होता है। इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसपे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम इन्फेक्टेड हैं, अगर हम संक्रमित हैं और हम अपने मोबाइल को टच कर रहे हैं और उसी मोबाइल का कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, तो एक से दूसरे में इन्फेक्शन का चांसेस है। हम संक्रमित हैं और हम अपने घर का हैंडल खोल रहे हैं, अपने
इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस में हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हम संक्रमित हैं और सेम चीजों का इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बच्चे हैं और वो इन्फेक्टेड हैं और अगर वो बुक पेंसिल कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई दूसरा पर्सन भी उसका इस्तेमाल करता है तो उसमें भी इन्फेक्शन होने का चांसेस है। तो एक तो मैंने कहा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, और दूसरा मैंने कहा कि सरफेस टच, यानी जिस किसी जगह पे सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट पे अगर है ये वायरस, तो अगर उसको आप टच करते हैं तो आपको भी संभावना है कि आप में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहला सवाल हमने जिक्र किया कि ये ह्यूमन मेटानिमोवायरस क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताया, विज्ञान से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में बताया, साथ ही साथ कौन लोग इससे प्रभावित होते हैं उसके बारे में बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि कैसे ये वायरस पहुंचता है, कैसे इसका इन्फेक्शन होता है, कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है। अब मैं जो तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर रहा हूं वो है कि ये जो वायरस है, ये वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो क्या लक्षण आएगा। देखिए, सामान्यतः साल में 1-2 बार लोगों को सर्दी खांसी छींक होता ही होता है, लेकिन जैसा सर्दी खांसी छींक यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी कि अगर हम बात करें फ्लू लाइक सिम्टम्स, सर्दी भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, खांसी भी हो सकता है, इसके साथ साथ गले में भी दर्द हो सकता है, और क्या हो सकता है, थकावट हो सकता है। ये 4 तो सामान्य चीज है जो आपने देखा होगा कि जब भी कभी आपको फ्लू जैसा इन्फेक्शन होता है जिसको आप कहते हैं कि वायरल फीवर हो गया, तो ये लक्षण तो आपको आता ही आता है। सर्दी भी होता है, कई बार नेजल कंजेशन हो जाता है, नाक जाम हो जाता है, इसके साथ साथ और क्या होता है, गले में दर्द होता है, और क्या हो सकता है, आपको थकावट जैसा महसूस होगा, फीवर आ जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स तो है ही हैं, लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स का जो मैंने बेसिक कहा, लेकिन यही अगर क्रोनिक हो गया, यही अगर इन्फेक्शन सीवियर हो गया तो क्या होगा। सीवियर इन्फेक्शन में ध्यान देने की जरूरत है। आपको क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता है, वीजिंग हो सकता है, सीटी जैसा आवाज आएगा, और क्या हो सकता है, जो लिप्स है वो नीला पड़ सकता है। ये सारे सीवियर सिम्टम्स है। निमोनिया जैसे लक्षण आना शुरू हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, सर्दी खांसी बुखार ये तो सामान्य सिम्टम्स है जो वायरल फीवर्स में आते ही आते हैं। आपको थका हुआ भी महसूस होगा, गले में भी दर्द होगा, लेकिन जब हम इसके सीवियर सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन मेटानिमोवायरस के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है पेशेंट को, कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होता है, डिफिकल्टीज होती है ब्रीदिंग में। इसके साथ साथ और क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन के लेवल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और क्या हो सकता है कि निमोनिया जैसा लक्षण देखने को मिल सकता है, जो लिप्स है वो ब्लूइश हो सकते हैं, वीजिंग हो सकता है। तो ये सारे सीवियर सिम्टम्स हैं। वायरस के बारे में आपने जान लिया, वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है ये भी आपने जान लिया, वायरस के इन्फेक्शन के बाद शरीर में क्या क्या लक्षण पेशेंट को देखने को मिलता है ये भी आप जान लिया। अगर आपको लक्षण पता है तो तब आपके को अवेयर, अगर आप पहले से अवेयर हैं, आपको पता है कि क्या सिम्टम्स बेसिक सिम्टम्स है और क्या सीवियर सिम्टम्स है, तो आप अगर जागरूक रहेंगे तो लोगों को बता सकते हैं, आप लोगों में सोसाइटी में अवेयरनेस ला सकते हैं। जिस प्रकार गवर्नमेंट का, जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट का पहल है कि लोगों को अवेयर करें, उसी प्रकार आप भी अपने लोगों को बताएं कि क्या सामान्य सिम्टम्स है और क्या आपको इंडिकेट करता है कि क्या निमोनिया जैसा लक्षण आ गया, क्या ब्रोंकस में प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, क्या सांस लेने में दिक्कत आ रहा है पेशेंट को, क्या उसको जैसे मैंने कहा कि जो लिप्स है उसका कलर नीला हो जा रहा है, वीजिंग हो रहा है। ये सारे जो अगर लक्षण आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है, इसीलिए हम आपको आज अवेयर कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं लैब डायग्नोसिस। हम जब भी बीमार पड़ते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर उससे रिलेटेड टेस्ट लिखते हैं और हम लेबोरेटरी में जाते हैं और वहां पे टेस्ट करवाते हैं। आज की जो मैं बात करूं तो अभी के डेट में आज जैसा कोरोना को पहचानने के लिए, कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए बहुत पॉपुलर टेस्ट हुआ जिसको कहा RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR। यही RT-PCR से हम
डिटेक्ट करते हैं, इसी RT-PCR टेक्नोलॉजी से हम डिटेक्ट करते हैं किसको, ह्यूमन मेटानिमो वायरस को। तो अगर आप बीमार हैं, अगर आपको जैसा मैंने कहा इस तरीके का कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि ब्रोंकाइटिस निमोनिया जैसा लक्षण अगर है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। और डॉक्टर्स टेस्ट प्रिस्क्राइब अगर करते हैं तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वैसे जांच जहां पे हम डीएनए के द्वारा, वैसा जांच जहां पे हम आरएनए के द्वारा डिजीज को डायग्नोसिस करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो ये जो RT-PCR है, जिसके बारे में मैंने कहा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस PCR RT-PCR प्रोसेस के द्वारा, टेक्निक के द्वारा हम डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। इसी के कड़ी में बिहार सरकार ने भी एडवाइजरी जारी किया है कि जो भी लोग इससे अफेक्टेड हैं और अगर वो अपना हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, विजिट करते हैं सदर अस्पताल में, और अगर उसको सस्पेक्टेड लगता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे सैंपल, सदर अस्पताल जो भी हॉस्पिटल, जो भी फैसिलिटी है, वो सैंपल सेंड करेगी और वहां से डिटेक्ट होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा कि पर्सन के अंदर ह्यूमन मेटानिमो वायरस का इंफेक्शन है या नहीं है। तो डायग्नोसिस के प्रोटोकॉल हमने आपको बताया, लेकिन आप इसका वेट ना करें कि हमें क्रिटिकल हो जाएगा, हमें सीवियर हो जाएगा तब हम जाएंगे जांच कराने। आपको लगता है कि इस तरीके का अगर कोई सिम्टम्स है थोड़ा बहुत भी, तो आप इमीडिएट, देखिए 3 से 6 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसको समझिए। वायरस हमारे बॉडी में आज आया, अगर किसी पर्सन इन्फेक्टेड है और उसने खांसा और छींका, हमने ब्रीथ किया, सांस लिया, तो हमारे अंदर ये वायरस आया और ये 3 से 6 दिनों का टाइम लगेगा किसमें, हमारी बॉडी में सिम्टम्स आने में, लक्षण आने में। तो अगर आपको लक्षण दिख रहा है कि लक्षण लगातार बढ़ रहा है, परेशानी लगातार बढ़ रही है, इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करिए। उसके साथ आपको मैंने जो कहा, डॉक्टर जो है लेबोरेटरी टेस्ट अगर एडवाइस करते हैं तो जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है उसको बिहार सरकार का कंसर्न है, एडवाइजरी जारी है कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सैंपल को भेजिए, जहां पे टेस्टिंग होगी और क्या होगा, डायग्नोसिस होगा, पता चलेगा RT-PCR टेक्निक से कि इसको ह्यूमन मेटानिमो वायरस का इंफेक्शन है या नहीं। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट का क्या प्रोटोकॉल है, कैसे हम इस तरीके के इन्फेक्शन को ठीक करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने देखा कि कोविड-19 के जब ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, सर्दी हो रहा था, बुखार हो रहा था, गले में दर्द हो रहा था, तो आप डॉक्टर जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे। जो सिम्टम्स हैं उस सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, उस सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दवा दे रहे थे। तो इसमें भी क्या होगा, जो सिम्टम्स है उस सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स दवा देंगे। अगर बुखार है तो बुखार से संबंधित दवा एडवाइस किया जाएगा, अगर लगता है कि गले में दर्द है तो गले में दर्द से संबंधित दवा दिया जाएगा। आपके लिए बहुत जरूरी बात, अननेसेसरी आप एंटीबायोटिक के सेवन से बचें। होता क्या है, जब भी आपको इस तरीके का इन्फेक्शन होता है, आप नजदीकी किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और आप मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। समझिए ये वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन में जो एंटीवायरल ड्रग है, अभी कोई इसके लिए ना ही कोई वैक्सीन उपलब्ध है, ना ही इसके लिए कोई ऐसा एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल है। तो आप बात बात पे कोई भी एंटीबायोटिक ना ले लें, दोनों अलग अलग सेगमेंट है। वैसे मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करता है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। लेकिन ये तो वायरस का इन्फेक्शन है, इससे एंटीबायोटिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो एंटीवायरल ड्रग का यूज होगा। लेकिन इसके लिए जो एंटीवायरल ड्रग हो या एंटीवायरल वैक्सीन हो वो उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, बुखार है तो बुखार के कंट्रोल का मेडिसिन, अगर लगता है गले में दर्द है तो उसके लिए मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस करेंगे। आप खुद से इस पे जब कभी आपको सिम्टम्स लगता है नजदीकी हेल्थ फैसिलिटी में जाएं, विजिट करें, डॉक्टर्स वहां पे आपको बताएंगे और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार डॉक्टर को लगता है इसको ब्रोंकाइटिस है, इसको निमोनिया है, इसको हाइपोक्सिया हो गया है, ऐसे कंडीशन में वो उससे संबंधित जो भी ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को हॉस्पिटल में फॉलो करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं,
मैंने कहा वायरस क्या है ये भी बता दिया, वायरस कैसे फैलता है ये भी आपको विस्तार में बता दिया, वायरस से लक्षण क्या आता है ये भी विस्तार में बताया, क्या लैब डायग्नोसिस है तो मैंने सबसे एडवांस सबसे अच्छा टेस्ट आरटीपीसीआर के बारे में भी आपसे चर्चा किया। इसके साथ साथ मैंने आपसे ट्रीटमेंट के बारे में भी कहा। अब जो मुख्य बिंदु पे बात करता हूं कि इससे कैसे बचा जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो इन्फेक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर इन्फेक्टेड है तो हम जो लोगों को इन्फेक्शन फैला रहे हैं अगर मुझे पता हो जाए कि ये सब काम करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, इसके साथ साथ लोगों को ये पता हो जाए कि ये काम करने से हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हम आज जो इस तरीके का जो न्यूज इंफॉर्मेशन आप तक मैं शेयर कर रहा हूं इसका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटो ये है कि आपको अवेयर किया जाए। समाज के सभी लोगों को अगर जागरूकता रहेगी, उनको अगर जानकारी रहेगी कि किस तरीके से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म बेहतर इफेक्ट ला सकते हैं। क्या करें, सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों को आप ट्रेन करें, बच्चों को बताएं कि जब भी कभी खांसी हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है खांसी के समय, जब कभी उनको छींक आ रहा है उसके समय में किस तरीके से आपको, जैसे आपको पहले भी पता है कि जब भी कभी छींक हो तो आपको इस तरीके से प्रयोग करना है ना। इससे क्या होगा कि जो वायरस है वो एयर में सस्पेंड नहीं होगा, वो किसी सरफेस पे नहीं आकर के टच करेगा। आप ऐसे करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो वायरस है यहां पे आया, बाकी आप क्लीनिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वायरस का ट्रांसमिशन आपने एयर में होने से रोक दिया। एक बात। दूसरी बात, हम हमेशा लोगों को अवेयर करते हैं कि आप अगर हैंड वॉश के प्रोटोकॉल को समझ गए, हाथ को कैसे धोएं, आपको पहले से कोविड के दौर से तो ये बहुत पॉपुलर हो चुका है, क्या कि कम से कम 20 से 40 सेकंड तक अपने हैंड को वॉश करें। क्या कहा था मैंने, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आपके पास हैंड वॉश है उसको यहां पे रखें, कितना अमाउंट रखें, इस एरिया में जो अमाउंट आ रहा है उसको रखें। उसके बाद ये स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 को कम से कम कोशिश करें कि 4 से 5 सेकंड तक स्टेप 1 करें। फिर ये स्टेप 2 है, अब सेम चीज आप इसको भी करें तो ये भी स्टेप 2 में ही काउंट होगा। ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, सारे नेल्स को अच्छे से क्लियर करें, स्टेप 4 है। ये स्टेप 5 है, थंब के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी वायरस बैक्टीरिया माइक्रोब्स है, ये स्टेप 5 है। और ये स्टेप 6 है। आप इस तरीके से अगर हैंड को वॉश करते हैं 6 स्टेप में तो आप यकीन मानिए कि आपके अंदर जो केवल इस हम ह्यूमन मेटानिमोवायरस की बात नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। आए दिन जो बच्चों को सर्दी खांसी बुखार होता है इससे आप बच सकते हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपके पास ये हैंड वॉश नहीं है तो क्या करेंगे, एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, जैसा मैंने कहा उसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करिए। या तो आपके पास हैंड वॉश है तो उस प्रोसेस को फॉलो करिए, अगर वहां नहीं है तो एल्कोहल बेस्ड हैंड जो सैनिटाइजर है उसका आप इस्तेमाल करिए। और क्या कर सकते हैं, 2 मैंने इंपॉर्टेंट बात बताया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का इंफेक्शन दिख रहा है आपके किसी भी कलीग को या आपके फैमिली में किसी पर्सन को, तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। जो मैंने कंसर्न कहा उस कंसर्न के बारे में समझिए। आपको लगता है डॉक्टर कंसल्टेशन की जरूरत है तो आप इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करिए। क्योंकि होता क्या है, सामान्य सर्दी खांसी बुखार जो फ्लू है और ये इसमें भी सामान्य सर्दी खांसी बुखार, तो आप समझ नहीं पाते हैं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और उसके चक्कर में आप वेट करते रहते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और आप दवा लेते रहते हैं और कई बार इसी की वजह से ये क्रोनिक हो जाता है और इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको समझना है आज की चीजों को कि कब मुझे, जब कभी लगता है किसी पेशेंट को इस तरीके का क्रिटिकल सिम्टम्स है तो आप इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करें। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि खूब सारा पानी पी सकते हैं। कोशिश करें कम से कम 6 से 8 गिलास पानी तो निश्चित रूप से पिए। 8 से 10 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 से 8 गिलास पानी तो पिए। बच्चे हैं तो वो कम से कम 3 गिलास पानी तो जरूर पिए। इसके साथ साथ और क्या करें,
अच्छे से नींद ले, बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं, अच्छा नींद लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होती है और आप बहुत बेहतर लाइफ बना पाते हैं और इन्फेक्शन से आप बच पाते हैं। और क्या करें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर लगता है रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर है, तो कोविड के समय में डॉक्टर्स के एडवाइस से आप जिंक का टैबलेट ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, डॉक्टर्स के एडवाइस से। इसके साथ साथ और क्या करें, और क्या अवेयर रखने की जरूरत है? अवेयर रखने की ये जरूरत है कि अगर आपको किसी भी ऐसे लोग जो आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में या आपके जानने वाले में इस तरीके का सिम्टम्स दिखता है, इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप जिस तरीके से मैं आपको जागरूक कर रहा हूं, उसी तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ हैं वो भी इस चीजों को समझ रहे हैं। तो आप जब अस्पताल जाएंगे, वहां पे आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल जो भी गवर्नमेंट का है उस प्रोसेस को पूरा करते हुए आपको इस जो ट्रीटमेंट के प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं कि कौन लोग, इसके लिए ज्यादा कौन लोग हैं, किस पे ज्यादा खतरा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात, खतरा है, ऐसा कहा जाता है कि बच्चों और ओल्ड एज, लेकिन मैं कहूं कि सिर्फ बच्चे और ओल्ड एज ही नहीं, अगर आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर है तो आप भी प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों को और ओल्ड एज, जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिनको कैंसर, जिनको डायबिटीज, जिनको इसके साथ साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट या एचआईवी का पेशेंट है, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं अपनी जानकारी से आपको स्पष्ट किया कि ये ह्यूमन मेटा जो न्यूमो वायरस है ये क्या है, कि इसका सिम्टम्स क्या है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट के क्या प्रोटोकॉल्स हैं और प्रिवेंशन के क्या है। तो सारी चीजों को बताया, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, लोगों को हर रूप में लोगों को जानकारी दीजिए कि कैसे ये वायरस क्या है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2001 में नीदरलैंड में आया, अभी 2025 चल रहा है। आप अगर अच्छे से अवेयर होंगे, आप जागरूक होंगे, अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करेंगे, तो जिस तरीके से हम लोगों ने कोविड इतना बड़ा पैनिक स्थिति में हम लोग बहुत ही तालमेल के साथ, बहुत ही अपने आप को आइसोलेट करके, क्वारंटाइन करके, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और अपने आप को हेल्दी रखा। इसके साथ इसी तरीके से अवेयरनेस आपको दिखाना है और इस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से बचना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।